हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बताया था और उस टेबल के थ्रू आप 90% तक IIT, JEE, नीट और CET एग्जाम्स के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का डिटेल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। एक एक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को मैं डिटेल से इंडिविजुअली बताऊँगा। जैसे मैं sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इन सब में कैसे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, किस तरीके का शेप बनेगा, कैसा बॉन्ड एंगल होगा, किस मॉलिक्यूल में पाया जाएगा और ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आइए मैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का एक एक एग्जांपल कैरी करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मैं बताने जा रहा हूँ sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए, sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में देखें तो इसकी जनरल प्रॉपर्टी हमको क्या दिखाई दे रही है। इसकी पहले जनरल प्रॉपर्टी की, इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं, एक s है, दूसरा p है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर s कैरेक्टर देखा जाए कि कितने परसेंट है तो ये 50% है, और p कैरेक्टर कितना है तो ये भी कितना है, 50% है। क्योंकि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर 100% बनाएंगे तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 50% हो जाएगा। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग देखते हैं कि इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, तो अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो इसका ज्योमेट्री किस तरीके का होगा। ऐसे ज्योमेट्री को हम लोग लीनियर कह सकते हैं या कोलिनियर कह सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायगोनल कह सकते हैं। इस तरीके की ज्योमेट्री पाई जाती है। और ये ज्योमेट्री आप याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में मैं बता रहा हूँ। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और उससे जुड़े हुए एटम्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने ज्योमेट्री आपको बताई है ये किसका है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो ये बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ये किस तरीके के मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड होते हैं, BeH2, BeF2, BeCl2, बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स होंगे। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा ऐसा एल्कीन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये देखिए, यानी कि एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। उस कार्बन एटम पे यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इस हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और ये एग्जांपल मैंने लिया बेरिलियम हाइड्राइड BeH2। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप देखोगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है किस में होगा, बेरिलियम में होगा। तो बेरिलियम अगर आइसोलेटेड फॉर्म है तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के लिए, और वो एनर्जी कहाँ से डेवलप होती है, जब बेरिलियम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड के बनने की प्रोसेस में एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का यूज ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में करता है। तो अगर हम लोग BeH2 मॉलिक्यूल में बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं कि 4 होता है। और जब एटॉमिक नंबर 4 होता है तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, ये 2s2 हो गया। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं कहूँगा ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और आगे इसी को मैं जी एस लिखूंगा। जी मतलब ग्राउंड हो गया, एस का मतलब स्टेट हो गया। ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब बेरिलियम आइसोलेटेड फॉर्म में है, अकेले है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, तब की कंडीशन में है। लेकिन जैसे बेरिलियम दो हाइड्रोजन के साथ या दो फ्लोरीन के साथ या दो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ऐसी कंडीशंस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 1s2 हुआ, ये इसके वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन या सबसेल से जंप करके नेक्स्ट वाले सबसेल में चला जाएगा, यानी कि 2s1 हो गया, और ये किस में चला जाएगा, 2px1 में चला जाएगा, इस तरीके से। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ये हो गया एक्साइटेड स्टेट का, जिसको मैं बाद में शॉर्ट में ES लिखूंगा, ये बात आप समझिएगा। अब अगर आप देखो तो ये सेकेंड 2s और 2px दोनों की एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस इन दोनों ऑर्बिटल्स में ही होगा, कभी भी 1 में नहीं होगा, 1 के साथ नहीं होगा, 1s के साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1s और 2s में जो है एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर आप जो है 2s की बात करते हैं और 2px की बात करते हैं, तो दोनों ऑर्बिटल सेम सेल में प्रेजेंट है। सेम सेल कौन सा है, सेकेंड सेल है। दोनों की एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है जिनमें एनर्जी का डिफरेंस स्लाइटली होता है, थोड़ा सा होता है, या एनर्जी नियर अबाउट सेम होती है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s का एक p का ऑर्बिटल मिल रहा है, तो ये कौन सा होगा, ये वाला हाइब्रिडाइजेशन sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो 2s ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ये देखिए 2s ऑर्बिटल। और जो px ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल कैसा होता है, ये px ऑर्बिटल आप जानते हो कि डंबल शेप होता है। तो ये देखिए, ये मैंने जो लिखा, ये 2px ऑर्बिटल बनाया, ये 2px ऑर्बिटल, ये डंबल शेप है। अब जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, इन दोनों के इंटरमीडिएट होगा। इन दोनों के इंटरमीडिएट का मतलब जो है क्या हुआ कि आप ये देखो, जो स्फेरिकल वाला है, शेप वाला है, वो थोड़ा सा डंबल शेप होगा, और डंबल शेप वाला थोड़ा सा स्फेरिकल शेप होगा, तो दोनों के इंटरमीडिएट बनेगा। फिर मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है कि एक बड़ा लोब बनता है जिसको पॉजिटिव लोब कहते हैं, दूसरा छोटा लोब बनता है जिसको नेगेटिव लोब कहते हैं। तो अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाऊं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखिए इस तरीके से दिखाऊंगा। ये बड़े लोब्स हो गए और इनके बीच में जो था ये दोनों कैसे हैं, छोटे लोब्स हैं। ये देखिए इस तरीके का शेप बनता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। इस तरीके का जो शेप होता है, इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप कहते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग कहेंगे कोलिनियर शेप कहेंगे, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं डायगोनल शेप कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर ये जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आप ओवरलैपिंग भी दिखाइए। अब ओवरलैपिंग जो है किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के एटम के साथ होगा। तो अगर मैं ओवरलैपिंग की प्रोसेस को दिखाता हूं तो कैसे दिखाऊंगा, जरा इस बात को समझिएगा। ये देखिए, ये तो हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, जिसमें ये वाला जो था बिगर लोब है, इस बिगर लोब को कहते हैं पॉजिटिव लोब कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये वाला जो छोटा वाला है इसको कहते हैं स्मॉलर लोब कहते हैं, और ये स्मॉलर लोब इसको कहते हैं नेगेटिव लोब कहते हैं। ये देखिए इसको नेगेटिव लोब मैंने कहा। अब यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, हाइड्रोजन एटम हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को शो करेगा। यहाँ पे देखिए दो अनपेयर्ड, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, ये हाइड्रोजन ऑर्बिटल एटम का ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होगा। अब यहाँ पर ये ब्लैक कलर वाला इलेक्ट्रॉन किसका हुआ, हाइड्रोजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, और ब्लू कलर वाला किसका हुआ, बेरिलियम का हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ब्लू कलर वाला बेरिलियम का है, और ब्लैक कलर वाला जो था किसका है, हाइड्रोजन का है। तो ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद
ओवरलैपिंग, जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस को दिखा रहा है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल बताया। अब हम लोग दूसरे तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। दूसरे तरीके का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। आइए sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने B वाला लिखा sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। जब sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, एक s के, दो p के। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 ऑर्बिटल मिलकर 100% बनाएंगे तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 33.33%। तो s ऑर्बिटल एक ही है, इसको मैं ले लेता हूं कि नियरली ये कितना है, ये 33% है। तो p ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ये लगभग 67% होगा, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम लोग इसके ज्योमेट्री की बात करते हैं, और ज्योमेट्री फिर से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रोडक्ट कर सकते हैं। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रोडक्ट करने के लिए एक अलग तरीका होता है, उसका फॉर्मूला बनाना पड़ता है, जनरल फार्मूला। मैंने वेस्पर थ्योरी में टेबल के थ्रू डिटेल मैंने बताया है। अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो आप उसको जरूर देखिए, वेस्पर थ्योरी। अब ये देखिए, अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ये ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, प्लेनर, ये ज्योमेट्री होती है। और अगर बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो बॉन्ड एंगल जो है कैसा होगा, बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। अगर हम लोग इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो बोरॉन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स बोरॉन के होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं BS3 की बात करता हूं, BF3 की बात करता हूं, BCl3 की बात करता हूं। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे कार्बोनेट आयन है, CO3 माइनस माइनस है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर एल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और एल्कीन के मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो ऐसे एल्कीन के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उन दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp2 टाइप का होगा। इसके पहले मेरे से थोड़ी गलती हो गई, उसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अब मैं फिर से तो लिख नहीं सकता हूँ। sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया जाता है बेटा, एल्काइन में पाया जाता है, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि 2 पाई बॉन्ड पाया जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा। तो वहाँ पे मैंने एल्कीन बताया था आपको, उसको प्लीज़ आप मॉडिफाई कर लीजिएगा। वो एल्कीन नहीं होगा, एल्काइन होगा। एल्काइन के मॉलिक्यूल में जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वहाँ पर किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। या कार्बन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे नाइट्रोजन के साथ अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो वहाँ भी कार्बन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp टाइप का होगा। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर ये देखिए, अगर मैं इसके प्रोसेस को दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, ज़रा इस बात को आप समझिएगा। अगर यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस दिखानी है तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, BS3 मॉलिक्यूल लेता हूँ। ये सिंपल मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया BH3 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी वो किस में होगा, बोरॉन में होगा, हाइड्रोजन में नहीं होगा, बोरॉन में होगा। अगर हम लोग बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन का आप एटॉमिक नंबर जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करते हैं तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये देखिए 1s2 2s2 और 2px1, ये इस तरीके से देखिए 2 2 4 1 5 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ग्राउंड स्टेट की है। यानी कि जब बोरॉन एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं किया है, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तब की है। लेकिन जैसे ही बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होती है, और वो हीट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहलाती है। उस हीट एनर्जी का यूज बोरॉन करता है। बोरॉन जब यूज करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अब आप देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1s2, ये 2s1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से जाएगा 2s1, ये देखिए 2px1, और ये 2py1, और ये किसका हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये फर्स्ट और सेकंड सेल में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है।
तो मैंने आपको क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हमेशा ऐसे ऑर्बिटल्स में होता है जिनके बीच में एनर्जी का स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो S, 2s, 2px, 2py ये तीनों जो था सेम सेल सेकेंड सेल में प्रेजेंट हैं और इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब तीनों में हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आप देखो एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का कहलाएगा। अब अगर इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशन को मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये हो गया, ये 2s ऑर्बिटल हो गया। फिर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, ये 2px टाइप का ऑर्बिटल हो गया। और फिर तीसरा वाला अगर हम लोग देखते हैं तो ये कैसा हो गया, ये वाला आप देखोगे ये 2py टाइप का ऑर्बिटल हो गया। अब इन तीनों ऑर्बिटल के आपस में इंटरमिक्सिंग से, इन तीनों के आपस में इंटरमिक्सिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से बनेगा जरा समझते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बड़े लोब्स, ये बड़े लोब्स, ये बड़े लोब्स और इनके बीच में जो था देखो छोटे छोटे जो था स्मॉल लोब्स, जिसको निगेटिव लोब्स कहते हैं, ये स्मॉल लोब्स बन गए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका शेप किस तरीके से है, दिखाई दे रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिखाई दे रहा है। ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 डिग्री का होगा। सारे बॉन्ड एंगल जो तो 120 डिग्री के होंगे। और ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, इस शेप को ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगर यहीं पर मैं हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग दिखाना चाहता हूं तो आप देखो यहाँ भी जो है एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसमें भी एक अनपेयर्ड, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ओवरलैपिंग की प्रोसेस को हम दिखाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप होते हैं। ये देखिए, ये स्फेरिकल शेप हुआ, ये वाला देखिए ये स्फेरिकल शेप हुआ। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ब्लैक कलर से, ये ब्लैक कलर से। और बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग की प्रोसेस हो जा रही है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बताया और वो सेकेंड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कैसा था, sp2 टाइप का है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि मैंने पहले वाले sp टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में एल्किन मॉलिक्यूल एग्जाम्पल लिया था। एल्किन में नहीं होगा, एल्काइन में होगा, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन में ही होगा। अगर कार्बन जैसे ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा है, जैसे साइनाइड के केस में, तो वहां पर भी आप देखोगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp टाइप का ही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरीके से जैसे एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इस कार्बन का भी sp2, इसका भी sp2। या अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो तब भी कार्बन का क्या होगा, sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब मैं तीसरी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं और ये थर्ड टाइप का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस थर्ड टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, इसको मैं C बोल देता हूं, और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए, 3 p के और 1 s के, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो गए। अब 4 ऑर्बिटल मिलकर 100% हो गए, तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25%। तो s ऑर्बिटल एक ही है, तो अब ये कितना हो गया, ये 25% हो गया। और p कितना हो जाएगा, 3 है, तो 25 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा। अगर हम लोग इसके शेप की बात करते हैं तो शेप किसकी बात करेंगे, केवल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बोलेंगे। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा, इसका जो शेप होगा, ये शेप कैसा होगा, ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल प्लेनर, इस तरीके का शेप कहलाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कहेंगे, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 109.28 नॉट या 28 मिनट कह सकते हैं। अब ये किसमें पाया जाता है, इसकी बात करें तो आप देखोगे कि एल्केन के मॉलिक्यूल जहाँ पे कार्बन केवल किससे जुड़ा है, सिग्मा बॉन्ड से, कहीं पर भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो जैसे कि आप देखो CH4 मॉलिक्यूल में होगा, जैसे कि C2H6 मॉलिक्यूल में होगा, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, सब में इसी तरीके से होगा।
जैसे अमोनियम आयन है बेटा NH4+ इसमें होगा, जैसे कि सल्फेट आयन हो गया SO4 इन सभी में इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे CH4 मॉलिक्यूल का देना चाहता हूं, तो CH4 मॉलिक्यूल का कैसे दिखाएंगे इस बात को हम लोग समझते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल में इसी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल के केस में। अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल के केस की बात करूं तो यहाँ पे आप जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, यानी कि न्यूट्रल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p2, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 2px1 में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2py1 में जाएगा और pz ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, ग्राउंड स्टेट का, यानी कि जब कार्बन आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है तब हो गया। लेकिन जैसे ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन या कोई दूसरा एलिमेंट जुड़ेगा तो वैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होगी और वो हीट एनर्जी इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा, जिसकी वजह से s ऑर्बिटल में प्रेजेंट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। ये 1s2 हो गया, ये 2s1, ये 2px1, ये 2py1, ये 2pz1 और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी का डिफरेंस स्लाइटली होगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कभी नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस किस में होगी, सेकेंड सेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, क्योंकि इनमें एनर्जी का डिफरेंस स्लाइटली होता है। तो जैसे 2s 2px 2py 2pz में होगा तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। s के एक ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल, तो ये किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जरा समझिएगा। ये 2s ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे देखिए ये 2px टाइप का ऑर्बिटल हो गया, ये वाला 2py टाइप का ऑर्बिटल हो गया और ये वाला मैं मान लेता हूं ये 2pz टाइप का ऑर्बिटल हो गया। तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी और जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी तो चारों ऑर्बिटल का शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाएगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो किस तरीके का बनेगा जरा इस बात को देखते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से बनेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे। यहाँ पर ये एक छोटा लोब, यहाँ पर देखिए ये दूसरा और तीसरा छोटा लोब और एक छोटा लोब यहाँ पर। तो ये 2 छोटे लोब कैसे आए, एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशन, हमारा बोर्ड तो 2 डायमेंशन है, केवल हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इसके पीछे है और ये है। तो इस तरीके का शेप बन रहा है और इस तरीके का जो शेप बनता है, इस शेप को हम लोग क्या कह सकते हैं, इस शेप को हम लोग कह सकते हैं टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109.28 नॉट या 28 मिनट कह सकते हैं। यहाँ पे जो शेप होगा, इस शेप को हम लोग कहेंगे टेट्राहेड्रल शेप कहेंगे, है ना, टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप कहेंगे। ये टेट्राहेड्रल प्लेनर शेप कहलाएगा क्योंकि सभी एक प्लेन पर हैं। अगर इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखानी है तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग उसी तरीके से दिखाएंगे जैसे अभी तक दिखाते आए हैं। जैसे कैसे दिखा सकते हैं जरा समझिएगा। इन सभी में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिटल्स में। और हाइड्रोजन में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे दिखा दिया मैंने, ऐसे दिखा दिया, ये देखिए ऐसे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से, ब्लैक कलर से दिखाया, ये ब्लैक कलर से दिखाया। और जो कार्बन के जो था s p x p y p z में है उसको ब्लू कलर से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दिखा दिया। ये हाइड्रोजन के एटम है, यह हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के हैं, यह हाइड्रोजन के एटम है। तो ये मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल विद ओवरलैपिंग, ये मैंने डायग्राम आपको दिखाया। फिर इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। आइए
sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं कि sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और किस तरीके का ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जरा हम लोग समझते हैं। अब ये चौथे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम लोग कहेंगे sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। sp3d टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं टोटल। आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं। एक s के, 3 p के, एक d के, तो 3 1 4 1 5 हो गया। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 5 हो गए। अब अगर हम लोग देखें तो 5 ऑर्बिटल मिलकर 100% बनाते हैं तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 20% होगा। तो यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो s कैरेक्टर कितना होगा? ये एक ही है तो 20%। p ऑर्बिटल 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 60%। d ऑर्बिटल 1 है तो कैसा हो जाएगा? 20%। तो यहाँ पे देखिए ये s ऑर्बिटल कितना हो गया? ये 20%। जो p ऑर्बिटल है वो कितना हो जाएगा? 60%। और d ऑर्बिटल एक ही है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20%। तो 60 20 80 80 और 20 कितना हो गया? 100%। ये हो गया। अगर इसके हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर मॉलिक्यूल कैसा है? सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो इसकी ज्योमेट्री आप याद रखोगे कि ये कैसा होगा? ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। बॉन्ड एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल और दूसरा होता है एक्सियल बॉन्ड एंगल। तो अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। एक तो होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल, ये देखिए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल होगा। और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होता है? ये होता है 120 डिग्री होता है। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये देखिए ये एक्सियल बॉन्ड एंगल होगा और ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात आप समझिएगा। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो इस तरीके का मॉलिक्यूल किस में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल जैसे फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड हो गया, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, जैसे आर्सेनिक पेंटाफ्लोराइड हो गया। इन सभी के केस में इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब आइए मैं इसके प्रोसेस को डिटेल में दिखाऊं, कैसे ज्योमेट्री बनेगा, किस तरीके की प्रोसेस होगी। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल किसका लेता हूं? फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का लेता हूं, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का। तो फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड के केस में आप क्या देखोगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया PF5 मॉलिक्यूल, जैसे PF5 में होगा वैसे PCl5 में भी होगा, AsF5 में भी होगा। तो ये फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है, सबको मालूम है। अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। तो अगर फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए फास्फोरस का, तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। तो 3p3 का मतलब 3px1 3py1 और 3pz1। ये देखिए ये 3pz1 ऐसे देखने टोटल 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हो गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का है, यानी कि जब फास्फोरस सेपरेटली प्रेजेंट है, आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, बॉन्ड नहीं बनाया है तब। लेकिन जैसे ही फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनने पर हीट एनर्जी रिलीज होती है जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। उस हीट एनर्जी का यूज फास्फोरस करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में प्रेजेंट एक ऑर्बिटल से नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पे कहाँ से जंप करेंगे? यस वाले सबसेल से जंप करेंगे। अब ये देखिए जब एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये 1s2 हो गया, ये 2s2 2p6 हो गया बेटा। ये देखिए ये 3s1 हो गया, देखिए 3s1, फिर ये 3px1, ये 3py1, ये देखिए 3pz, ये 3pz1, और फिर देखेंगे ये क्या हो जाएगा 3d
जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है। तो अगर आप देखो कितना हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप किया तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 2 4 6 10 11 12 13 14 15 15 इलेक्ट्रॉन है। और ये किसका है? ये एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, किस में जंप कर गया? यहाँ 3s से इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जो है 3d_z² में जंप किया। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे अगर देखें तो सेकेंड सेल और थर्ड सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और फर्स्ट सेल और थर्ड सेल के बीच में तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशंस में इनमें कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस सेम सेल के ऑर्बिटल्स में होती है जिनमें एनर्जी का डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक s के 3 p के और एक d के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? ये हो गया sp3d टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये बात आप समझिए। अब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ? जैसे ये 3s ऑर्बिटल हो गया, ये 3s ऑर्बिटल हो गया। फिर देखिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि 3px, तो ये देखिए ये क्या हो गया? ये 3px हो गया। मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कौन सा हो गया? ये 3py हो गया, ये 3py हो गया। ये देखिए ये कौन सा हो गया? ये 3pz हो गया। और फिर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसे ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? ये ऑर्बिटल हो गया 3dz² ऑर्बिटल हो गया। अब इन ऑर्बिटल के आपस में जो मिक्सिंग से जो शेप बनता है वो शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर से, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। अब उस शेप को मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉस्फोरस है, इसके साथ फ्लोरीन, इसके साथ फ्लोरीन, इसके साथ फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो आप ज्योमेट्री ध्यान से देखना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ट्राइगोनल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये ऐसे एक पिरामिड ऐसे बना और एक पिरामिड ऐसे बना, तो इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कहते हैं। तो ये शेप कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कहलाता है। यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसको मैं ब्लू कलर से ऐसे मार्क कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल बॉन्ड। और इसी तरीके से मैं जिसको रेड कलर ब्लैक कलर से कर रहा हूँ, ये वाला हो गया, और ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। तो ये देखिए ये एक्सियल बॉन्ड हो गया। तो दोनों बॉन्ड एंगल अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इम्पॉर्टेंट जो था नोट का पॉइंट क्या है ये समझते हैं नोट में, कि अगर आप देखोगे कि इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम होती है, तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, ये स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू एक्सियल बॉन्ड लेंथ, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कम होती है। तो इस फ्लोरीन पे भी आप देखो 3 लेंथ पर इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 होते हैं, तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, तो 3 लोन पेयर यहाँ पर है और 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है। तो ऐसी कंडीशन में इनमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काम करने की वजह से एक दूसरे से दूर पुश कर दिए जाते हैं। जब दूर पुश कर दिए जाते हैं तो रिपल्सन कम हो जाती है और एक दूसरे से उस मिनिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं, जिसकी वजह से
मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा और ये पर्टिकुलर शेप को एक्वायर कर लेता है। और ये पर्टिकुलर शेप क्या कहलाता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं कि इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं PF5 मॉलिक्यूल के केस में देखूं PF5, तो PF5 मॉलिक्यूल के केस में ये 153 पिकोमीटर होती है और ये एक्सियल बॉन्ड कितनी होती है? ये होती है 158 पिकोमीटर होती है, ठीक है ना। और अगर यही चीज मैं क्लोरीन में देखूं, फास्फोरस और क्लोरीन में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 204 पिकोमीटर होती है, जबकि एक्सियल बॉन्ड लेंथ फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कितनी हो जाती है? 219 पिकोमीटर हो जाती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का हाइब्रिडेशन ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टाइप का हाइब्रिडेशन देखते हैं, पांचवें टाइप का हाइब्रिडेशन। और वो पांचवें टाइप का हाइब्रिडेशन कौन सा है? वो हाइब्रिडेशन है sp3d2 टाइप का हाइब्रिडेशन। अब जब मैं sp3d2 टाइप का हाइब्रिडेशन करता हूं तो यहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 6, एक s के 3, एक 4 और 2 6 हो गए। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 6। अब अगर 100 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16.66 आ जाएगा। तो s के केवल एक ऑर्बिटल है तो इसका कितना परसेंटेज हो जाएगा? अगर इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो 16.66%। अगर p की बात करते हैं तो p के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 3 × 16.66%, यानी कि 16 × 48 नियर अबाउट जो है कितना होगा? 50% के आसपास होगा। d के कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे 2 × 16.66%, यानी कि 16 दूनी 32, ये नियर अबाउट जो है 33% के आसपास होगा। अब अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसका ज्योमेट्री कैसा होता है इस तरीके के हाइब्रिडेशन वाले मॉलिक्यूल का? अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल होगी। तो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। और बार बार मैं बता रहा हूं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ज्योमेट्री हम लोग हाइब्रिडेशन के बेस पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन के बेस पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। किसके लिए? केवल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे बॉन्ड एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल सारे इक्वल होते हैं और ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। अब मैं ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है SF6 मॉलिक्यूल है और ये SF6 मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया SF6 मॉलिक्यूल हुआ और हाइब्रिडेशन की प्रोसेस किस में होगी? सल्फर में होगा, सल्फर में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो अगर सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है और अगर इसके ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4 होगा। 3p4 का मतलब जो था क्या हो गया? 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py1 में 1 इलेक्ट्रॉन और 3pz1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये ग्राउंड स्टेट का हो गया। आइए देखते हैं 16 है क्या? 2, 2 4, 6 10, 2 12, 2 14, 15, 16 अब पावर रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जैसे सल्फर के साथ फ्लोरीन या कोई दूसरे एटम बॉन्ड बनाते हैं तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और क्या होगा कि इसके वैलेंस सेल कौन सा है? थर्ड वाला सेल है। तो यह सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन अगले वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। पी में जो था 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाएगी। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आइए देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये प्रोसेस सेम ही है। अब क्या हो गया? ये 3s1 हो गया, ये 3px1 हो जाएगा, ये 3py1 हो जाएगा, ये 3pz1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 3
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में एंटर करेगा, 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। इसके बाद 3d जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों एंटर कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो नियरली सेम होती है। और थर्ड सेल में प्रेजेंट जितने भी हैं, एस के हैं, 3 पी के हैं और 2 डी के ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। इसलिए यही केवल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एस का 1, पी का 3, डी के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो ये sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगर यहाँ पर इस तरीके के मॉलिक्यूल का मैं जो है डायग्राम बनाना चाहूँ, है ना, तो दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं ज़रा समझिएगा। पहले अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल दिखाना चाहूँ तो ऑर्बिटल हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल, है ना, और ये जितने भी होते हैं सब जो है डंबल शेप होते हैं, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है। तो आइए, जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये 3s हो गया, ये देखिए ये हो गया 3px हो गया, ये हो गया 3py हो गया, ये हो गया 3pz हो गया, ये देखिए। और फिर इसी तरीके से x और y वाला मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे जो, तो मान लीजिए कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये डी एक्स स्क्वायर 3d x² माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और फिर अगर मैं जो है 3d z² ऑर्बिटल को दिखाऊं तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो है जेड एक्सिस पर होता है, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये देखेंगे, ये इसको ऐसे दिखाते हैं, ये 3d z² ऑर्बिटल हो गया, ये देखिए। अब ये जब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो शेप कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। अब मैं ऑक्टाहेड्रल शेप को दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखाऊं, कोशिश करता हूँ कि छोटे से स्पेस में दिखा दूँ। ये देखिए, इसको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये सल्फर है और इस सल्फर के साथ एक फ्लोरीन ऐसे, दूसरा वाला बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर इसके जो तक कंट्रास्टिंग में जो था ये वाला जो था थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये हो गया, और ये वाला थोड़ा सा छोटा बनेगा, ये हो गया। और एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, ये ऐसे मैंने दिखाया। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये दिखाई पड़ रहा है सीधे सीधे कि एक स्क्वायर प्लेनर शेप ऐसे देखिए, ये इस तरीके से, ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाई दे रहा है जिसमें 4 आर्म है। देखिए कौन कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4 हो गया। और फिर एक 4 और बन रहा है। कैसे 4 बन रहा है जरा इस बात को समझिएगा। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ऐसे, ये ऐसे, तो 4 और बन गया। 1 2 3 4। तो पहले के 4 आर्म और 4 आर्म और बने तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। इस शेप को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल प्लेनर शेप कह सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल प्लेनर शेप सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी सारे बॉन्ड एंगल इक्विवेलेंट है, 90 डिग्री है। इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तो कौन से 2 डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं 5 में से, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 3d x² माइनस वाई स्क्वायर में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके बाद जो है 3d z² में जाएगा। जबकि sp3d वाले टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में pCl5 मॉलिक्यूल pf5 मॉलिक्यूल वाले केस में केवल dz² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसमें एंटर नहीं करता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो अगला और लास्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है जिसको मैं कहूँगा sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। अब आइए देखते हैं, ये F मैं बताने जा रहा हूँ, ये F वाला हाइब्रिडाइजेशन है और इसको मैं कहूँगा sp3d3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 6 से बढ़ के 7 हो गए। कैसे, एक S के, 3p के, 3 1 4 और 3d के 7 हो गए। अब यहाँ पे S का
परसेंटेज कितना होगा, 100 में अगर आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 14.28% हो जाएगा। P में कितने हैं, 3 है, तो 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 3 × 14.28% हो जाएगा। और D में अगर देखें तो D के भी 3 है, तो 3 है तो इसका कितना हो जाएगा, ये 3 × 14.28% हो जाएगा। अगर इसके हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसका ज्योमेट्री जो है कैसा होगा, है ना। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसका होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये देखिए, ये हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इस तरीके का हो जाएगा। फिर अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरीके के बॉन्ड एंगल आते हैं। एक तो आता है एक्सियल बॉन्ड एंगल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। तो अगर हम लोग एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, एक्सियल बॉन्ड एंगल, तो ये होता है 90 डिग्री। और अगर हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये होता है, याद रखिएगा, 72 डिग्री होता है, 72 डिग्री होती है। अगर इस तरीके के मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो ऐसा एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आयोडीन सेप्टाफ्लूराइड। आयोडीन सेप्टाफ्लूराइड IF7, आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन है, यह इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है, तो IF7 इसका एग्जांपल है। हम सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है, यह सबको मालूम है। तो जब आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है तो ऐसी कंडीशंस में इसके वैलेंस सेल, ये 5th पीरियड का है एलिमेंट, और इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जो तब 5वें पीरियड में इंटर करेंगे, तो 5वें पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2 5p5 होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहां पे आयोडीन की बात करता हूं तो आयोडीन के वैलेंस सेल का, इसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखना चाहते हैं, तो ये 5s2 हो जाएगा और 5p5, मतलब वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5p5 का मतलब जो था 5px2 हो जाएगा। ये देखिए, मैं 5px2, 5py2 और 5p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, केवल एक ही रहेगा। ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ग्राउंड स्टेट में है, यानी कि आइसोलेटेड आयोडीन एटम का है। लेकिन जैसे ही आयोडीन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हीट एनर्जी रिलीज होगी, जिसको एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कहेंगे। उस हीट एनर्जी का यूज कौन करेगा, आयोडीन करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और एक से जो था दूसरे लेवल में चले जाएंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो आइए देखिए कि एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। ये 5s1, 5px1, 5py1, 5pz1। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकले, एक s से, एक px से, एक py से। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, d ऑर्बिटल्स में एंटर करेंगे। d ऑर्बिटल्स में कौन में, dxy, dzx, dyz। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये इंटर करेंगे 5d, 5d, xy, 5d, zx, 5d, ठीक है ना, yz, इनमें एंटर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, अब ये सारे के सारे जो था 5वें सेल से बिलोंग करते हैं और इनके एनर्जी में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। जब इनके एनर्जी में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है तो ऐसी कंडीशंस में आप देखोगे जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होगी वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस इसी में होगी, याद रखिएगा, क्योंकि सभी 5वें सेल से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए, इनमें आपस में इंटरमिक्सिंग होगी और इस इंटरमिक्सिंग में s के एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के भी 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये sp3d3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखा सकता हूँ, जरा इस बात को समझिएगा। ये कैसे होगा, ये ऑर्बिटल्स इसी तरीके से बनेंगे। सीधे मैं शेप बता दे रहा हूँ।
अगर हम लोग शेप की बात करते हैं, तो अगर शेप की बात करें हम लोग, तो इसका शेप कैसा होगा? मैंने आपको बताया कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। इसके शेप को देखिएगा कि कैसे बनेगा। ये आयोडीन है और इस आयोडीन के साथ टोटल 7 फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन ऐसे, बीच वाला फ्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, और फिर ये एक फ्लोरीन ये ऐसे हो गया, फिर एक फ्लोरीन ऐसे, और एक फ्लोरीन ऐसे, और एक फ्लोरीन ऐसे, और एक फ्लोरीन ऐसे। अब अगर इसको हम लोग देखें तो ये सभी तो कोवैलेंट बॉन्ड है। ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं शेप, तो ये शेप देखिए कैसे बन रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पेंटागोनल शेप कहलाया। और इसके अलावा आप देखोगे तो एक ये पिरामिड बन रहा है, ये सबको दिख रहा है। एक पिरामिड ये बन रहा है और एक पिरामिड ये बन रहा है, ये देखिए। तो इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल कहते हैं। तो ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप कहते हैं। ये देखिए, ये ज्योमेट्री कहलाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब अगर इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये देखिए जो ब्लैक कलर वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके का, ये एक्सियल बॉन्ड है। इट इज कॉल्ड एज द एक्सियल बॉन्ड। और ये जो रेड कलर वाला है, जिसको रेड कलर से मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। ये देखिए, अगर हम लोग एक्सियल बॉन्ड देखते हैं तो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होती है। ये 90 डिग्री होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जितना भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये 72, ये सारे के सारे जो तो सब क्या होंगे, 72 डिग्री होगी। इस तरीके से मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में याद रखिएगा कि 5 डी ऑर्बिटल्स में से 3 डी ऑर्बिटल sp3d3 वाले में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? dxy, dzx, dyz, यही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के दोनों क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी ये कैसी होती है, नियरली सेम होती है। और उन दोनों की एनर्जी dx² - y² और dz² की एनर्जी आपस में सेम होती है। लेकिन उन दोनों की एनर्जी और इन तीनों के एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल एनर्जी, आइडेंटिकल एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करेगा। इस तरीके से मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के 6 एग्जाम्पल बता दिए आज। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए और मेरे अगले वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा, जिस फार्मूले से आप बहुत इजी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। यह सब भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए और पीछे की भी वीडियो लेक्चर ज़रूर देखिए। थैंक यू।